नमस्ते रंजीत महांती साहब। आपको हमारे चैनल देश वाले में स्वागत है। अपने बारे में कुछ बताइए। पहले तो सारे दर्शकों को मैं स्वागत करूंगा देश वाले के लिए, और आपको भी बधाई दूंगा। चैनल की सफलता बहुत अच्छी रहे, और मैं भी सौभाग्य मानता हूं कि इस कुर्सी हॉट सीट पे बैठा हूं, आज आपके साथ बात कर रहा हूँ। इतने सीनियर जर्नलिस्ट है। मैं भी फिल्मों में ताल्लुकात रखता हूँ 2 पीढ़ियों से। एक फिल्म फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो 2 लैंडमार्क ओडिया सिनेमा बनाया था, जिसमें एक पहला फिल्म जो ओडिया फिल्म जो हिंदी इंडस्ट्री के साथ को प्रोडक्शन हुआ था, मेजर को प्रोडक्शन हुआ था, और बड़े बड़े नाम जुड़े थे उसमें, जैसे शेखर सुमन हो गए, और आपके गुलजार साहब हो गए, और प्रयागराज साहब हो गए। तो मेरे पिताजी और मामा ने वो प्रोड्यूस किया था। तो वो एक डिवोशनल फिल्म थी। जगन्नाथ जी का एक डिवोटी है भक्त सालभर करके, उनके ऊपर था। उसके बाद हमारी फैमिली से मैं फिल्मों में आया। मैं मास कम्युनिकेशन किया, फिल्म स्टडीज किया, और उसके बाद मैंने एनिमेशन ट्रेनिंग भी करवाया। मेरा एक एनिमेशन स्टूडियो है, और एक ओटीटी का भी को इनिशिएटर हूँ, ओरिजिनल ओटीटी आओ नेक्स्ट करके। और मैं फिल्में बनाता हूँ अभी, और ग्राफिक नॉवेल भी बनाता हूँ, और अभी हिंदी में भी अभी बनाने का अभी चालू है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। बहुत खूब। उड़िया सिनेमा भी इतने सालों में काफी आगे बढ़ चुकी है। तो आज ओडिशा सिनेमा या उड़िया सिनेमा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओडिया सिनेमा शुरू हुआ था 1928 में। तो बड़ी सौभाग्यशाली रही हमें। हमारी जो पूरी जो यात्रा थी ओडिया सिनेमा की, उस टाइम पे मेन स्ट्रीम ओडिया सिनेमा के साथ मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा का भी बहुत सारा काम होता था, क्योंकि प्रोसेसिंग तो मुंबई में भी होता था, और सारे फिल्मी इधर ही आते थे। तो एक आदान प्रदान था पहले कि हाँ, कल्चरली भी और आर्टिस्टिकली और टेक्निकली भी हम लोगों का बहुत वो एक था। वो गैप कुछ सालों के बाद, कुछ दशक के बाद वो गैप थोड़ा बढ़ गया। लेकिन जो दौर था अप टू 70s, वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। वो गाने भी अच्छे बनते थे, ओडिया गाने भी। एक बार आर डी बर्मन ने भी, हमारा म्यूजिक डायरेक्टर अक्षय महांती को, उनको भी सराहा था। उनका एक गाना था 7-8 मिनट का, वन ऑफ इट्स ओन काइंड, पूरे मुंबई में रिकॉर्डिंग हुआ था, जाजावर के। उनके मेमोरी में हमने एक सीक्वल भी बनाया उस मूवी का। अभी अपना ओटीटी में स्ट्रीम हो रहा है, जाजावर 2.0 करके। और बाकी सब इतना आजकल ओटीटी हो गया, इतने कंटेंट का पूरा हर जगह बोलबाला है। लेकिन कंटेंट क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी हमें थोड़ा, हमारे अगर पुराने जमाने में देखे और अपने पुराणों को पढ़े, अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़े, तो हमें पता चले कि वो स्क्रिप्चर्स में क्या था जो 7000 साल तक हमें खींच के लेके आया। जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। वो इंक्लूसिवनेस एक कहानी में होना चाहिए, जो आप पूरे सिविलाइजेशन को बांध के यहाँ तक लेके आए। तो वो इंक्लूशन ये 2 कहानी में थी। सब लोग बोलते हैं कि महाभारत बहुत बड़ा कहानी है। मैं मानता हूँ कि रामायण उससे बड़ा है। वो इसलिए कि रामायण में खाली खाली ह्यूमन बीइंग, खाली लोग नहीं थे, इंसान नहीं थे, उसमें जानवर भी पार्टिसिपेट किए थे, छोटे से लेके बड़े तक। यहाँ तक जो ट्रांसमिटेंट है, आधे इंसान, आधे बंदर, आधे गरुड़ की कैरेक्टर है। वो मतलब बहुत सारे उसमें ऐसा चीज था। मतलब पेड़ पौधे भी, मतलब उसमें एक कहानी में पूरा कस्मस को दिखाया गया। एक उसमें सागर भी है, सागर भी एक कैरेक्टर है, और वो हर चीज उसमें है। तो उसमें मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन पूरे कस्मिक लेवल पे था रामायण का। हाँ, महाभारत का एक इंक्लूशन सोशल लेवल पे था, जैसे हर कोई कैरेक्टर उसको रिलेट कर सके। एक ट्राइबल वॉरियर से लेके एक यूनक तक, शिखंडी को लेके, आप एक माना जाए एक, मतलब जारज संतान जो बोलते हैं, वो हिसाब से कर्ण, दानवीर कर्ण को अगर हम सोचे तो हम लोग दानवीर उनको रेस्पेक्ट करते हैं। बट सोशियली अगर अभी हम देखें, हम नीचे लेवल पे उसको इंटरप्रेट करें, तो बड़े ग्रीन नजर से देखते हैं लोग उस टाइप के लोगों को। तो लेकिन
ये कहानी उनको रेस्पेक्टेबिलिटी दिया। एक पॉलीगामी करती हुई महिला जो सेंटर का कैरेक्टर है, माँ द्रौपदी है, माँ कुंती है, जो जिन्होंने मैरिज से पहले कंसीव किया था, तो विच इज नॉन एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी, बट वो कहानी के अंदर है, तो एवरीबडी रिलेटेड कि ये मेरी कहानी है। अच्छा, तो ये बताइए रंजीत जी, सिनेमा मेकिंग एक गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं, काफी पैसा उसमें लागत डालनी पड़ती है। तो किस तरीके से उड़िया सिनेमा हैज प्रोग्रेस्ड ओवर द इयर्स, 1928 से अब तक क्या फर्क है? फर्क टेक्निकली बहुत पड़ी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत 80 mm सिनेमा से लेके हम लोग अभी डिजिटल एरा में, ओटीटी में, ओवर द टॉप आ गए हैं। नाउ एआई फिल्म मेकिंग इज नाउ गोइंग टू टेक सेंटर स्टेज, और अभी बहुत सारे टेक्नीशियंस, नए टाइप के न्यू ब्रीड ऑफ फिल्म मेकर्स विल गेट बॉर्न। तो काफी ट्रांजिशनल फेजेस में हमने देखा है, और सारे ट्रांजिशन फेज में हम ही थे। हम लोगों को अपग्रेड होना पड़ा, जाना पड़ा, वापस आना पड़ा, फिर से सीखना पड़ा, तो काफी टाइम उसमें गया। और लेकिन जो ओडिया सिनेमा का था, कहीं ना कहीं से हमने जो कोर चीज है, वो बीच में 90s में कुछ डगमगाया। उसमें जो हम लोग कहानी को इम्पोर्टेंस नहीं देके टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस कर लिए। हालांकि जितने भी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो कहानी ही हमें बांध के रखती है। और एक कहानी की एक सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम लोग कहानी नहीं देखे, नहीं सुने, नहीं पढ़े, तो विल गेट ब्रेन डेड विद इन 3 months। ये मेंटल हेल्थ के लिए कहानियां बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, और यही वजह है कि हम 7000 साल से बंध के चल रहे हैं, एक देश, एक बड़ी जाति की तरफ से। आप फिल्म मेकिंग में भी जल्दी आने वाले हैं, जी, उसके पहले आपने ओटीटी में कैसे अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया? वो पहले हम अपना जो ऑडियंस, उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो अभी उसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ, फिल्म लेके ये करो, इतने से अच्छा है कि एक ओटीटी कर ले, ओवर द टॉप जिसको बोलते हैं, बीच का सारा खत्म हो गया। लोग मोबाइल पे डायरेक्ट, हमने कंटेंट डाला, लोग मोबाइल पे देखे, तो हमारा ऑडियंस का डायरेक्ट संबंध जुड़ गया उसमें। जो फीडबैक भी वहां से आता था, गूगल में फीडबैक आता था, तो उससे हमें पता लगा कि लोगों का पल्स क्या है। और जो नॉन मार्केट है, जो लोग वो कंटेंट देखते नहीं, वो जो कन्वर्ट होके हम आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, वो हमें जानने के लिए 4-5 साल लगा। लेकिन अच्छे आए, देर आए, दुरुस्त आए। और अभी नाउ इट इज अ टाइम दैट people from mainstream also are talking to our industry guys। अभी तो कुछ दिन पहले आमिर खान के साथ, हमारा एक एक्टर के साथ बातचीत हुआ था ईफी गोवा में, और उन्होंने अपने घर पे बुलाया आज, तो उन्होंने वीडियो भेजा है, शेयर किया मेरे साथ। तो नाउ पीपल आर लुकिंग बैक टू अस। कुछ 1-2 साल पहले कमल हासन ने बोला था, वी नेवर नो देयर इज अ स्ट्रेंज टेरिटोरी, जहाँ पे कहानियां हैं। जैसे हमारा टूरिज्म का एक लाइन है ओडिशा का, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। और जहाँ मेरी गांव भी मैं बोलता हूँ, वहां पे भी पांडवों ने सीक्रेट एग्जाइल के टाइम, अज्ञातवास के टाइम पे उधर रुके थे, और वहां की जो कहानियां है, द वर्ल्ड डजंट नो। तो कहानियां हर वक्त, हर जगह पे, कहीं पे छुपे हुए हैं। नाउ वी हैव टू रिवील दो सीक्रेट्स, ब्रिंग दो सीक्रेट्स टू द वर्ल्ड, और लोगों को उसमें रोमांचित होना चाहिए, उनको नई चीज देखने का और सुनने का, जानने का मौका मिलेगा। और हर जगह पे इंडिया में, भारत में वो पॉसिबिलिटी है कि नया मार्केट खुले और नया बिजनेस हो। ये धंधा है, ये फिल्म है, थिएटर भी चले, एग्जीबिटर भी चले, टेक्नीशियंस भी जिंदा रहे, और आर्टिस्ट भी लोग, तो ऐसे ही क्रिएटिव लोग हमेशा वो जिंदा रहे, अच्छा रहे। तो ये मेरी मनसा। और हमने सुना कि आप एनिमेशन में भी इन्वॉल्व है। जी हाँ, सिखाते हैं? हाँ, वो इसलिए कि वो बड़ा एक्सीडेंटल जर्नी था। मैं बर्लिनाले टैलेंट कैंपस में सिलेक्ट हुआ 2004 में, और उस दौरान मेरा इंटरेक्शन बहुत सारे दिग्गज यूनिवर्सल फिल्म मेकर से हुआ, और उनमें से खास करके एक नाम था क्रिस्टोफर डॉयल, जो मेरे मेंटर रहे, और काफी इंटीमेसी था उनके साथ मेरा ड्यूरिंग दैट वर्कशॉप। तो क्रिस्टोफर डॉयल, वांका रुआई के जितने भी फिल्म बने, उनके डीओपी थे, और उनका बहुत सारा सीख मेरे जीवन में प्रभाव डाला है। और उसके बाद मखमलबा फैमिली और ईरानियन फिल्म मेकर, यूके फिल्म मेकर, उनसे एक्सपोजर मिला। तो उससे मेरे को लगा कि नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, जिस तरह का फिल्म सोच रहा हूँ, मैं उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तो आई हैड टेकन ए बैक सीट, और उस साल भी मेरा मैरिज हो गया।
तो आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं इसको लेके जाना है तो एनिमेशन फिल्म मेकिंग की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पाइपलाइन बड़ा साइंटिफिक है। प्री प्रोडक्शन का प्रॉपर साइंटिफिक स्टोरी बोर्डिंग होती है, एनिमेटिक्स होती है, कैरेक्टर कैसे एक्ट करेगा, कैसे डांस करेगा, कैसे जंप करेगा, कैसे फाइट करेगा, वो सारा डिटेलिंग पेपर पे होता है। तो वो पाइपलाइन ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा स्टूडियस लगा मेरे को, तो इसलिए मैं एनिमेशन में आया, थोड़ा स्टडी किया, एक एनिमेशन स्टूडियो खोला, उसमें बच्चों को ट्रेन किया और एक टीम बनाया, फिर हमने कॉमिक बुक्स बनाए, फिर एनिमेशन किया, ग्राफिक नॉवेल बनाया, ऐसे चलता गया सिलसिला। और 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे को रिकॉग्नाइज किया ओडिशा में, आज ओडिशा आइकन नॉमिनेट किया था, बिकॉज आई एम्प्लॉयड अराउंड 650 पीपल इन दैट इंडस्ट्री, जो जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं था कि हाँ ओडिशा में एनिमेशन को लेके कुछ प्रोफेशन किया जा सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग दौर रहा। उसके बाद मैंने फिर ओटीटी के जॉब मारा। अभी एआई आ रहा है, तो बहुत सारे लोग इस कस्म में हैं, हम जिंदा रहेंगे या दूसरे ट्रेड को पकड़ेंगे या अपने आप को अपग्रेड करेंगे। एक जमाने में कार्टून कॉमिक्स बहुत पॉपुलर थे, बच्चे एनिमेशंस देख रहे थे, लेकिन आजकल डू यू थिंक एनिमेशन फिल्म्स स्टैंड ए मार्केट इन? ये सबको अभी तो 300 करोड़ बना है ना, महाअवतार नरसिम्हा। उसके बाद आप देखो, अभी मैंने फीकी फ्रेंड्स में गया था, वहां पे आशुतोष गौरकर के एनिमेशन यूनिट खुल गया है, आमिर खान के एनिमेशन यूनिट खुल गया है। तो सारे जितने भी लाइव एक्शन फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री से ताल्लुकात, दे ऑल हैड नाउ लुकिंग एट एनिमेशन एज आल्सो ए सब्सटेंशियल इंडस्ट्री, और उसमें लाखों करोड़ों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है रादर देन जस्ट ए फिल्म। और उसमें स्पानिंग ज्यादा रहता है, क्योंकि 2 साल बनता है एक एनिमेशन फिल्म या 1 साल बनता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ए लॉन्गर सस्टेनेबल पीरियड वो रहता है ज्यादा एनिमेशन में रादर देन लाइव एक्शन। तो ये एडवांटेज है। आप क्या लाइव एनिमेशन फिल्म बनाएंगे या एनिमेशन फिल्म? अभी तो आलम ऐसा है सर, मैं हाइब्रिड में हम लोग जाना बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि अभी एआई भी आ गया, एनिमेशन सीजी भी था, और एनिमेशन जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले वो भी एआई में आ रहे हैं, और उसमें मोशन कैप्चर जो अवतार में हुआ, परफॉर्मेंस कैप्चर हुआ, उसको भी वो उसमें एम्बेड कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ। तो काफी मतलब टेक्नोलॉजी का बड़ा चल रहा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसमें बहुत हाइब्रिड लेवल पे फिल्म बनेगा, जितने कम समय में और जितना इफेक्टिवली हमने फिल्म को बनाना है इम्पैक्ट के साथ, वो देखना शुरू हो गया अभी। अच्छा, आप फिल्म मेकिंग सिखाने वाले भी हैं स्टूडेंट्स को? मैं ज्यादातर सिखाता हूँ, बिकॉज आई थिंक सिखाने से हमें डबल सीखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्रेश बच्चे आते हैं, जो सवाल उनके दिमाग में और दिल में रहता है, वो हमें फेस करने से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ ये एक नजरिया है जो हमने कभी एड्रेस नहीं किया जिंदगी में। सो वी स्टार्टेड एड्रेसिंग दोस थिंग्स। अच्छा, बॉलीवुड में कितने ओडिया फिल्म मेकर्स शामिल है? बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारे अभी बीजू पटनायक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है, हर साल कम से कम टेक्नीशियन 150 से 200 आते हैं इधर, और सबको जॉब मिलता है, क्योंकि कैमरामैन होते हैं, उनको जॉब मिलना ही मिलना है, क्योंकि वो रेयर कम्युनिटी होते हैं, टेक्निकली साउंड लोग होते हैं। और उसके बाद ऑडियोग्राफर हो गए, आपके साउंड इंजीनियर हो गए, आपके एडिटर्स हो गए, तो काफी लोग आते हैं टेक्निकली। आर्टिस्टिकली नंबर्स देखे तो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है, एग्जैक्ट नंबर तो बता नहीं सकता, लेकिन आजकल लोग आने लगे। अभी एक्टर से कमांडो करके एक सीरीज आया था, उसमें एक ओडिया एक्टर परफॉर्म किया है, तो वो पैराडाइम धीरे धीरे वहां पे भी आ रहा है। और मेरा मानना ये है कि हर जोन का एक अपना अपना कल्चरल सिग्निफिकेंस, और उसका जो बोलना लैंग्वेज के साथ उनका पहनावा, उनका जो ट्रेडिशन रिचुअल, क्योंकि हमने अभी जो शादी देखते हैं एकता कपूर के सीरीज के शादी टाइप के, बड़ा ग्लैमरस होता है, और खासकर का वो दौर शुरू हुआ बरजात्या साहब ने जब लेके आए हम आपके हैं कौन की शादी, जो देखा हमने। लेकिन हमने अभी जो एक फिल्म इंडियन पैनोरामा में एंट्री हुआ हमारा, मालीपुट मेलोडीज, गांव में कैसे शादी होती है वो दिखा है, वो बड़ा हिलारियस स्टोरी है, और उसमें आपको एक जाने भी दो यारों का कुछ फ्लेवर मिलेगा उस स्टोरी में। और हमें स्टैंडिंग ओवेशन मिला उधर इंडियन पैनोरामा में, 4 शो था, 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन सारे शो को मिला। तो ये काफी अच्छा ये था कि लोगों ने देखना शुरू किया कि हाँ रीजनल एक स्ट्रेंथ स्पेस में भी इतना अच्छा कंटेंट बन सकता है, और एक्चुअली कंटेंट है, लोग लेके आने का उसको है, rather than copying
कॉपी कैट करने का कोई फिल्म को लेके फिर से रीमेक बनाने का, वी शुड लुक बैक टू आवर रूट्स जहाँ पे ट्रेजर बना हुआ है. We are very happy that Odia cinema has made such a lot of progress. अब आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि what are your future plans? बस वही विजन क्लियर है कि इंडिया इज फुल ऑफ सीक्रेट स्टोरीज, अभी तक लोगों ने सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, उसको ग्लोबल लेवल पे लेके आना है, नॉट ओनली इन इंडियन, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा कई करोड़ों में कई देशों में पड़े. हमारा ओटीटी का भी रीच अभी 170 प्लस कंट्रीज में है. तो वी गेट फीडबैक फ्रॉम स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड. हमने स्पेशल शोज भी करते हैं यूरोप में जाके और कनाडा, यूएस, मेक्सिको में जाके स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं. तो आगे भी करते रहेंगे. एंड आई थिंक द वर्ल्ड इज स्लोली ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ स्टोरीज, काइंड ऑफ कल्चर वी लिव इन, और उसका इंक्लूजन भी शुरू हो जाएगा ग्लोबल लेवल पे. यानी you mean to say there is a great spreading of Odia cinema all over the world globally. ये स्लोली ये पोटेंशियल तो है, अभी मैं नहीं बोल सकता दावे के साथ कि ग्रो कर रहा है, बट जो ग्रो कर रहा है उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मे बी विद इन अनदर डिकेड एवरीबॉडी कैन सी. But isn't it still a sad thing that बम्बई में जो है, मुंबई में ओडिया फिल्म देख नहीं सकते थिएटर में? हाँ, वो एक स्टीरियोटाइप डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है जो डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीब्यूटर लोगों को थोड़ा देखना चाहिए. अभी देखिए, छोटे मोटे स्टार होते हैं तो क्राउड आ जाते हैं, लोग देखने आते हैं, लेकिन जहाँ पैसे देने की बात होती है ना, ये जो फ्री स्पेस में बहुत सारा चीज मिल रहा है, तो पैसे, वो जो रिवार्ड अवार्ड वाला डिफरेंस आ जाता है. अब अवार्ड तो सब लोगों को मिल जाता है, लेकिन रिवार्ड बहुत कम लोगों को, बहुत कम कंटेंट को मिलता है. और वो आजकल हमें भी आज मेकर्स रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए कि अपना ऑडियंस जो पैसा खर्च करके सिनेमा घर में आ रहा है, इतना टाइम भी दे रहा है, तो उसके लिए हम ऐसा कुछ कर दे जो जाते वक्त बोलेगा कि नहीं, मैं 10 टाइम मिल गया मेरे को. तो वो थोड़ा सा मेकर लोगों क्रिएटिव लेवल पे, क्योंकि ऑडियंस हमसे 10 गुना फास्टर है, क्योंकि वो 100 कंटेंट देख रहा है. हाँ, तो जी थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाल के हमारा चैनल के लिए बात किया. माय प्लेजर सर, थैंक यू वेरी मच.